discuss questions related to data structures and algorithms. तो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है और वाइवा में आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं दैट वी विल बी डिस्कसिंग टुडे. आप पूछ रहे हो विच सॉर्टिंग टेक्निक इज बेटर एंड व्हाई. देखो, अगर आप सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखो, जनरली देखो कि विच सॉर्टिंग टेक्निक इज बेस्ट, तो हम क्विक सॉर्ट को कहते हैं कि दैट इज द बेस्ट सॉर्टिंग टेक्निक. और उसके पीछे रीजन ये होता है कि कोई भी सॉर्टिंग टेक्निक हो, उसके आपके पास एवरेज केस, वर्स्ट केस और बेस्ट केस, तीनों केसेस में सबसे कम कॉम्प्लेक्सिटी किसकी होती है. ठीक है, तो कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं जिनकी एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी अलग होती है, वर्स्ट केस अलग होती है. जैसे कि मान लो लीनियर सर्च है. लीनियर सर्च में वर्स्ट केस क्या होगा कि नंबर मेरे पास लिस्ट में है ही नहीं या फिर बिल्कुल लास्ट पोजीशन पे है, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी n. बेस्ट केस क्या होगा कि आपको पहली पोजीशन पे ही मिल गया, तो 1. एवरेज केस क्या होगा, n/2, है ना. सो दैट इज हाउ आपके पास हर एल्गोरिथम की 3 केसेस होते हैं, एवरेज केस, वर्स्ट केस, बेस्ट केस. तो जिसकी वो सबसे बेस्ट होती है दैट इज सेड टू बी द बेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम. ठीक है, इफ यू जनरली से इट इज क्विक सॉर्ट, बट जो आपके सिलेबस में सॉर्टिंग टेक्निक्स है उसके हिसाब से आप देखते हो तो मर्ज सॉर्ट कैन बी द बेस्ट सॉर्टिंग टेक्निक. ठीक है, okay. Now tell me, what is the prerequisites for binary search? अगर आपको बाइनरी सर्च अप्लाई करना है, सेम रीजन वशिष्ठ, दैट तीनों केसेस में उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बाकी के कंपैरिजन में कम होती है. सो लिस्ट मस्ट बी इन और एरे मस्ट बी इन सॉर्टेड ऑर्डर. सो ये एक बेसिक रूल है जो हमारे पास होना चाहिए, तभी उसके ऊपर बाइनरी सर्च एप्लीकेबल होती है, अदरवाइज नहीं. ठीक है, ओके. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन static memory allocation and dynamic memory allocation? You can raise your hand and answer the question as well. You can speak up and answer your question rather than typing. Static memory allocation and dynamic memory allocation में क्या difference है? Good. Static memory is allocated at the time of compilation of the program. जिस time पे आपका program compile होता है, तब memory allocate होती है. And dynamic memory allocation is when the program is executing. So during the execution, we require some memory and that is allocated. That's called dynamic memory allocation. Yes, Udyansh, very good. Static can't be modified and dynamic can be modified as per the need. अब देखो वाइवा में क्या होता है, जैसे वशिष्ठ ने आंसर देते हुए लिखा मेमोरी लीक इन स्टैटिक एंड नॉट इन डायनामिक. तो जो एक्सटर्नल एग्जामिनर है वो आपसे यहाँ पे सीधे यही पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेमोरी लीक. मेमोरी लीक से आप क्या समझते हैं? What do you understand by memory leak? Wastage of memory, unused memory. हाँ, तो वेस्टेज ऑफ मेमोरी कैसे होगी स्टैटिक में? आपने कहा स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में मेमोरी लीक होता है,
सो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में वेस्टेज ऑफ मेमोरी कैसे होगी? देखो, मेमोरी लीक और डैंगलिंग पॉइंटर्स, ठीक है, ये दो हमारे पास टर्म्स होती है, मेमोरी लीक एंड डैंगलिंग पॉइंटर्स। डैंगलिंग पॉइंटर क्या होता है? डैंगलिंग पॉइंटर होता है कि आपका पॉइंटर है, उसमें कोई एड्रेस है, लेकिन जो एड्रेस उसके अंदर है वो मेमोरी एज पर सिस्टम मुझे एलोकेटेड ही नहीं है। समझ रहे हो? सो पॉइंटर इज होल्डिंग द एड्रेस ऑफ irrelevant मेमोरी स्पेस, ठीक है। तो वो जिसको पॉइंट कर रहा है वो रेलेवेंट ही नहीं है, वो हमारे किसी काम का ही नहीं है, तो वो पॉइंटर क्या है? डैंगलिंग पॉइंटर। मेमोरी लीक स्टैटिक में नहीं होता विशिष्ट, इट इज इन डायनामिक। मेमोरी लीक में होता क्या है कि आपने एक पॉइंटर को मेमोरी एलोकेट करी, ठीक है, उसके बाद आपने गलती से उस पॉइंटर को चेंज कर दिया, राइट? अब वो मेमोरी तो आपके प्रोग्राम को एलोकेटेड है, बट आपके पास उस मेमोरी का एड्रेस ही किसी पॉइंटर में नहीं है। अब सिंस मेरे पास वो एड्रेस ही किसी पॉइंटर में नहीं है, तो वो फ्री नहीं होगी जब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन खत्म नहीं होगा। तो वो एक ऐसी मेमोरी है जो आपके प्रोग्राम को एलोकेटेड तो है, लेकिन यूज भी नहीं हो सकती क्योंकि उसका एड्रेस हम लूज कर चुके हैं। सो दैट इज अ मेमोरी लीक। सो मेमोरी लीक इज दैट एलोकेटेड मेमोरी for the program can't be used for some reason like misplacing its address or anything like that. So that is called memory leak. ठीक है, so दोनों ही पॉइंटर से रिलेटेड टर्म्स हैं आपकी। चलो अब इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि पॉइंटर क्या होता है? व्हाट इज अ पॉइंटर? इफ यू हैव टू डिफाइन अ पॉइंटर, व्हाट वुड यू से? What do you understand by the term pointer? A special type of variable which stores address of another variable. ठीक है, so a variable which stores address of another variable, that is called pointer. Declare कैसे करते हैं? We give the data type, we give the star sign and the pointer name. So this says whatever we are declaring is a pointer. Data type उसका data type बताता है जिसका एड्रेस आप स्टोर करोगे। अगर हम इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने वाले हैं तो ये होगा int star p, मतलब p is a pointer which stores address of an integer variable. अगर आप यहाँ पर float star q करते हो तो q is a pointer which will store address of a float variable, like that. ठीक है, so data type star pointer name, that is a pointer. Then we have double pointer. What is a double pointer? डबल पॉइंटर क्या होता है? Pointer to pointer, that means a pointer which stores address of another pointer. वेरी गुड उद्यांश एंड विशिष्ट। तो ये नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस स्टोर नहीं करता, ये फर्दर एक पॉइंटर के एड्रेस को ही स्टोर करता है, ठीक है। सो इट विल नॉट स्टोर एड्रेस ऑफ अ नॉर्मल वेरिएबल, रादर इट विल स्टोर एड्रेस ऑफ अनदर पॉइंटर, दैट इज कॉल्ड डबल पॉइंटर। तो हमारे पास पॉइंटर हो गया, डबल पॉइंटर हो गया, ट्रिपल पॉइंटर भी हो सकता है, जिसमें डबल पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करोगे वो ट्रिपल पॉइंटर हो जाएगा। तो आप जितने भी पॉइंटर्स डिक्लेयर करते जाओगे उतने स्टार्स आपके बढ़ते जाएंगे। सो डबल पॉइंटर है तो 2 स्टार्स आएंगे। ट्रिपल पॉइंटर अगर आप ले लेते हो, ट्रिपल पॉइंटर इज जो डबल पॉइंटर के एड्रेस को स्टोर करेगा, वैसे हो जाएगा, 3 स्टार आ जाएंगे।
ठीक है. सो वी कैन हैव अप टू एनी लेवल ऑफ पॉइंटर्स लाइक दैट. अब उसके बाद हम कहते हैं कि जो एरेज हैं वो भी डायरेक्टली पॉइंटर्स से रिलेटेड होते हैं. क्या रिलेशन होता है एरेज एंड पॉइंटर्स का? हाउ द कंसेप्ट ऑफ एरेज रिलेटेड टू पॉइंटर्स. What is the relationship between arrays and pointers? Very good, Vishisht. So name of the array itself is a pointer, which stores the starting address or base address of the array. Okay, so name of the array itself is a pointer which stores the starting or base address of the array. Good evening, Chetan. ठीक है. और आप अगर एरे को ऐसे लिखते हो A0 और अगर मैं एड्रेस ऑफ A0 लिखती हूँ या A2 लिखती हूँ और एड्रेस ऑफ A2 लिखती हूँ, दिस कैन बी चेंज्ड टू A+0. ये मुझे क्या देगा? एड्रेस, और ये स्टार A+0 वैल्यू एट दैट एड्रेस हो जाएगा. सिमिलर वे ये है A+2 और ये है स्टार A+2, दैट इज वैल्यू एट एड्रेस A+2. ठीक है. सो आपको ये कन्वेंशन बतानी है, ये याद रखनी है कि एड्रेस ऑफ AI कैन बी obtained from A+I and value of AI can be obtained with star A+I. So that's how your arrays and pointers are related. और कौन सा फंक्शन यूज होता है मेमोरी को डायनामिकली एलोकेट करने के लिए? Which function is used to allocate memory dynamically? Which function is used to allocate memory dynamically? Malloc and calloc. So पुराने वर्जन्स में आप alloc.h हेडर फाइल यूज कर सकते हो, नए वर्जन्स में हम stdlib.h यूज कर सकते हैं. दोनों में से कोई भी यूज करो, malloc calloc functions can be used. The difference between the two is कि malloc के ब्रैकेट में हम बताते हैं total number of bytes to be allocated. So we specify कि total कितनी bytes allocate करनी है, जबकि calloc के ब्रैकेट्स में आप बताते हो number of bytes per unit, एक एलिमेंट को कितनी बाइट्स चाहिए, कॉमा नंबर ऑफ यूनिट्स, तो वो अपने आप मल्टीप्लाई कर लेता है. इसमें हम पहले से मल्टीप्लाई करके देते हैं. एक री एलॉक भी होता है जिससे एक एरे को मेमोरी री एलोकेट हो सकती है. हाँ, मैलॉक से जो बनेगा उसमें बाय डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू होगी, जो कैलॉक से बनेगा उस एरे में बाय डिफॉल्ट 0 होगा. एंड फ्री फंक्शन इज देयर टू डी एलोकेट योर मेमोरी. ठीक है, ये सारे आपके alloc.h और stdlib.h में होते हैं. Now the next question could be, what is the difference between linear data structure and non-linear data structure? Linear और non-linear data structure में क्या difference है? You won't say कि linear में contiguous memory होती है बेटा, array में ही contiguous होती है विशिष्ट. Linked list is also linear data structure, लेकिन उसमें contiguous नहीं होती. ठीक है, तो हम contiguous नहीं कहेंगे यहाँ पे, contiguous वाला point नहीं आएगा यहाँ पर. ठीक है, linear का मतलब है values are arranged in a line. You can say this is my first value, this is my second value, this is my third value. So linear का मतलब है कि आप एक line में values को arrange कर सकते हो, आप numbering कर सकते हो कि कौन सा एलिमेंट कौन सा है. हाँ, sequentially कह सकते हैं. Yes, we can say sequentially. So elements are arranged sequentially. तो अगर sequentially arranged हैं तो वो क्या है आपका? लीनियर है. ठीक है, और अगर वो किसी सीक्वेंस में नहीं है तो वो नॉन लीनियर है.
एरेज आपका लीनियर है और उसमें कंटिन्यूअस मेमोरी होती है, जबकि लिंक लिस्ट भी आपका लीनियर है लेकिन वो नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस में स्टोर होता है। स्टैक और क्यू आपके एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स हैं, उसको आप चाहे एरे से इंप्लीमेंट कर लो, चाहे आप उसे लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंट कर लो। ट्रीज एंड ग्राफ्स आर योर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, क्योंकि ट्री में आपका हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ डेटा होता है, जहां पे रूट होगा, रूट के सब पार्ट्स होंगे, सो वी हैव अ रूट, वी हैव सब पार्ट्स एंड सो ऑन। वेयरएज ग्राफ जो है हमारे पास, उसमें कोई ऑर्डर ही नहीं होता, कोई भी वैल्यू किसी भी वैल्यू के साथ कनेक्टेड हो सकती है। ठीक है, एडीटी की प्रॉपर डेफिनेशन जो होती है, दैट इज एडीटी स्टैंड्स फॉर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ठीक है, सो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का मतलब होता है एक ऐसा डेटा टाइप जो कि अपने ऑपरेशंस के थ्रू डिफाइन किया जाए। आपसे जब पूछा जाता है कि एरेस क्या होते हैं, तो आप क्या बताते हो कि एरे इज अ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ डेटा। एक ही नाम होता है, उसी के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर होती हैं, है ना, सिंगल नेम कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, कंटिन्यूअस लोकेशंस पर मेमोरी में स्टोर होती हैं। सो दोज आर दी benefits, those are the you can say बेनिफिट्स या फीचर्स ऑफ एन एरे कह सकते हो। लिंक लिस्ट को कैसे डिफाइन करते हो कि नॉन कंटिन्यूअस स्टोरेज होती है, हर नोड के दो पार्ट्स होते हैं, डेटा एंड एड्रेस पार्ट, सो वी डिफाइन कि वो मेमोरी में स्टोर कैसे हो रहा है। ठीक है, ये नहीं कहते हम कि जिसपे ये ऑपरेशन परफॉर्म हो सके वो लिंक लिस्ट है, ऐसा तो नहीं होता ना। हम एरेज और लिंक लिस्ट को प्रॉपरली डिफाइन करते हैं और उसके ऊपर बहुत सारे ऑपरेशंस बाद में हम कहते हैं कि ये हो सकते हैं। पर जिस डेटा टाइप को डिफाइन ही उसके ऑपरेशन से किया जाए, right? The data type which is defined by the set of operations you're performing on it is called abstract data type, right? So stack और queue ये दोनों ही abstract data types हैं, क्योंकि वो अपने operations की help से define होते हैं। ठीक है, तो stack क्या है? stack तो array से भी बन सकता है, stack linked list से भी बन सकता है, बट अगर उस पर सिर्फ दो ही operations allowed हैं, that is insertion at top, that means push, deletion from top, that means pop. So insertion at top is push, deletion from top is pop. So that is stack. Q क्या है? Last in first out, तो आपका stack हो गया, और Q है first in first out, मतलब insertion कहां पर होती है? end पे। So insertion is done at the end, जिसे हम NQ operation कहते हैं, and deletion is done from beginning, जिसे आप DQ ऑपरेशन कहते हो। सो दिस इज बेसिक स्टैक एंड क्यू, कि जो स्टैक है वो आपका लिफो पे बेस्ड है, क्यू फिफो पे बेस्ड है, एंड दीज आर द मेजर ऑपरेशंस व्हिच कैन बी परफॉर्म्ड ऑन दैट। चलो, नाउ लेट मी आस्क सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टैक एंड क्यू। हमने आज हम वाइवा की क्लास कर रहे हैं, कल भी करेंगे वाइवा की क्लास, सो टुमारो आल्सो वी विल बी डिस्कसिंग मोर क्वेश्चंस। ठीक है, जिसकी डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हम इंक्रीज कर देंगे, बट अभी आप मुझे बताओगे कि स्टैक एंड क्यू के केस में हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है जिसे ओवरफ्लो कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? वील गो टू दैट विशिष्ट, अभी वेट करो। यस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओवरफ्लो इन स्टैक एंड क्यू? What do you understand by overflow situation? Very good. So when you're trying to insert something into the stack and stack is already full, it means we can't insert more elements in that. Very good, Kushi. So if you already have a full stack, उसमें पहले से जो array है वो full है, उसमें और जगह ही नहीं है insert करने की, और हम push operation को call करते हैं, तो we will get the overflow situation. Similar way एक ऐसी situation होती है underflow. ठीक है, अंडरफ्लो में क्या होता है कि खाली है आपका डेटा स्ट्रक्चर, आपका स्टैक है या क्यू है वो खाली है, और आप उसमें से डिलीट करने की कोशिश करोगे, तो अगर वो ऑलरेडी एम्प्टी है और मैं उसमें से डिलीट करने की कोशिश करूंगी, तो वो अंडरफ्लो एक्सेप्शन को रेज करेगा। ठीक है,
सो ईदर यू हैव ओवरफ्लो एक्सेप्शन और अंडरफ्लो, बोथ एक्सट्रीम्स में, बीच में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंसर्शन डिलीशन नॉर्मली चलती रहेगी, ठीक है। अब स्टैक के तो डिफरेंट टाइप्स नहीं होते थे, लेकिन स्टैक की एप्लीकेशंस आपसे पूछी जा सकती है कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक। तो इन रियल लाइफ आपकी एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक क्या होंगी? स्टैक ऑफ प्लेट्स, स्टैक ऑफ चेयर्स, लाइक दैट, है ना। लेकिन कंप्यूटर में क्या होती है सबसे बड़ी? अंडू ऑप्शन। आप अंडू करते हो तो जो लास्ट काम आपने किया होता है वो कैंसिल हो जाता है, राइट? ठीक है। और आपके पास फंक्शन कॉल्स, जब एक फंक्शन दूसरे को कॉल करता है, दूसरा तीसरे को कॉल करता है, तो सबसे पहले वो खत्म होता है जो सबसे लास्ट में कॉल होता है, फिर उससे पीछे आते हैं, फिर उससे पीछे, एंड सो ऑन। सो दैट्स व्हाई रिकर्शन इज आल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। हाँ, बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है वशिष्ठ की कि मैम ओवरफ्लो वाली प्रॉब्लम तो सिर्फ तब आएगी जब हम स्टैक और क्यू को एरे से इंप्लीमेंट करेंगे। अगर हम उसको लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो ओवरफ्लो प्रॉब्लम नहीं आती है, सिर्फ अंडरफ्लो ही होती है। क्यों? क्योंकि लिंक लिस्ट तो डायनामिक है, जब जब जरूरत पड़ेगी मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं, नई वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो उसमें कभी ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी कि हम कहें कि स्पेस फुल हो गया और एलिमेंट इंसर्ट नहीं हो सकता, राइट? सो विल नेवर हैव दैट प्रॉब्लम इन केस ऑफ लिंक लिस्ट। तो ओवरफ्लो प्रॉब्लम आपकी लिंक लिस्ट के केस में नहीं होती है, राइट? अंडरफ्लो आपकी एरे से बनाओ या लिंक लिस्ट से बनाओ, दोनों केस में आएगा, क्योंकि जब खाली है तो डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है जी। सो ये तो हो गई एक चीज, एप्लीकेशन ऑफ स्टैक हो गया। एप्लीकेशन ऑफ क्यू में हो गया जॉब शेड्यूलिंग, प्रिंटर शेड्यूलिंग, वो सारे इसके काम हो गए। अब देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूज, जिसमें से एक टाइप होता है डबल एंडेड क्यू। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डबल एंडेड क्यू? क्या समझते हैं आप इस टर्म से? डबल एंडेड क्यू क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ डबल एंडेड क्यू? Very good, Drishti. So where insertion and deletion can be done on both the ends. So insertion at end, deletion from beginning, ये तो normal queues में भी होता ही है, but उसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर आ जाएगा insertion at beginning, deletion from end. So that's double-ended queue. So insertion, deletion from both the ends. Very good, Chetan. ठीक है। इसी में आगे आ जाता है input restricted DQ एंड आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ। उसका मतलब क्या है? इनपुट रिस्ट्रिक्टेड है तो इनपुट सिर्फ एंड पे ही होगा, डिलीशन दोनों तरफ से हो सकती है। आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड है तो डिलीशन सिर्फ बिगिनिंग से ही होगा, इंसर्शन दोनों तरफ हो सकती है, ठीक है। देन वी ऑल्सो हैव अ क्यू कॉल्ड प्रायोरिटी क्यू। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रायोरिटी क्यू? प्रायोरिटी क्यू से आपका क्या तात्पर्य है? क्या वशिष्ठ? each element is assigned a priority and insertion जो है वो प्रायोरिटी के बेसिस पे होती है। सो इट्स काइंड ऑफ सॉर्टेड लिस्ट, ठीक है। सो प्रायोरिटी क्यू क्या होती है? एक तरह से सॉर्टेड लिस्ट होती है कि इंसर्शन जो है उसमें प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली होगी। सो इंसर्शन इज डन एज पर दी प्रायोरिटी, और जो डिलीशन है वो बिगिनिंग से ही होगी।
Deletion will be done from the beginning only. ठीक है. डबल एंडेड क्यू में विशिष्ट सिंपल सी चीज है कि डबल एंडेड क्यू का मतलब है दोनों तरफ से काम हो सकता है. So insertion deletion can be done at the end as well as from the beginning. So we can perform insertion and deletion at the end as well as from the beginning. That's a double-ended queue. ठीक है. Circular queue में क्या होता है? जब आप एक array को in a linear way use करते हो as a queue. So there is a situation जहां पर आपके पास मान लो front है 4. So 0, 1, 2, 3, 4. यहाँ पे ये 4 है. ठीक है. और rear है 9. तो आप क्या कहोगे कि ये क्यू फुल है या खाली है? What will you say? The queue is full or empty? Tell me. अगर आपके पास एक क्यू है 10 साइज की, साइज इज 10, फ्रंट 4 है, रेयर 9 है, तो अगर हम सिर्फ ये कंडीशन चेक कर रहे हैं कि रेयर इज इक्वल टू मैक्स -1, तो उस हिसाब से तो ये क्यू फुल दिखेगी, पर आगे तो कितनी जगह खाली पड़ी है ना. सो ये ड्रॉबैक है लीनियर इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्यू का. ठीक है. सो दिस इज लीनियर इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्यू एंड दिस हैज अ ड्रॉबैक कि अगर आप 9 पे पहुंच गए और आपके पास पहले स्पेस है तब भी वो कहेगा कि जो क्यू है वो फुल है, जबकि क्यू फुल नहीं है ना. सो लीनियर इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्यू. सो क्यू फुल नहीं है, आगे की जो हमारे पास जगहें हैं वो खाली हैं. दैट्स वाई हमने यहाँ पर अप्रोच यूज की थी कि इस क्यू को सर्कुलर ऑर्डर में ट्रीट किया जाए. तो एरे जो है वो सर्कुलर ऑर्डर में ट्रीट होता है. 9 के बाद रेयर वापस घूम के 0 पे चला जाएगा और यहाँ पर वैल्यू स्टोर होंगी. तो इसके फुल होने की कंडीशन क्या होगी कि फ्रंट 0 से लेकर 9 रेयर तक हो, तो 0 से 9 पूरा फुल हो, या फिर ये घूमते घूमते यहां तक आ जाए. तो इसका मतलब है कि फ्रंट और रेयर बिल्कुल एक साथ हैं. सो फ्रंट इज इक्वल टू रेयर +1. नहीं, आप जब डिलीट करते हो तो फ्रंट प्लस प्लस करते हैं ना हम. जब आप क्यू में से डिलीशन करते हो तो आपका फ्रंट 1 से इंक्रीज हो जाता है. स्टैक में हमारे पास सिर्फ टॉप होता है. स्टैक हैज ओनली वन रेफरेंस वेरिएबल विच इज टॉप. जब भी हम स्टैक में इंसर्शन करते हैं टॉप इनिशियली -1 है. जब आप स्टैक में वैल्यू पुट करते हो तो स्टैक एक ऊपर चला जाता है. 0 पे था तो 1 पे आ गया, 1 पे था तो 2 पे आ गया, 2 पे था तो 3 पे आ गया. राइट. तो टॉप हमेशा एक आगे जाता है जब हम पुश करते हैं. जब हम डिलीट करते हैं तो टॉप एक नीचे आ जाता है. अगर आपने डिलीट किया तो टॉप 3 पे था तो 2 पे हो जाएगा, फिर से डिलीट किया तो 2 पे था 1 पे हो जाएगा. So top is increase when you push, top is decrease when you pop. So top ही है जो चेंज हो रहा होता है. लेकिन क्यू में क्या होता है? क्यू में मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक फ्रंट एक रेयर. रेयर बताता है कि क्यू का आखिरी एलिमेंट कौन से पोजीशन पर है और फ्रंट बताता है कि क्यू का पहला एलिमेंट कौन सी पोजीशन पर है. राइट. सो जब आप इंसर्शन शुरू करते हो उस टाइम पे दोनों ही -1 होते हैं. पहला एलिमेंट इंसर्ट होता है, फ्रंट और रेयर दोनों 0 हो जाते हैं. अगला एलिमेंट इंसर्ट होता है तो फ्रंट वही रहता है, सिर्फ रेयर आगे जाता है. वो 1 पे आ जाता है, फिर 2 पे आ जाता है, फिर 3 पे आ जाता है. सो रेयर कीप्स ऑन मूविंग अहेड whereas फ्रंट remains at the same position. फ्रंट तब मूव होता है जब डिलीशन होती है. जब आप डिलीट करोगे, जैसे अभी आपका फ्रंट 4 पे है और मैं कहती हूँ इसको डिलीट कर दो, तो अब ये 4 से 5 हो जाएगा, मतलब ये जगह खाली हो जाएगी. ये डिलीट करोगे तो फ्रंट 5 से 6 हो जाएगा, मतलब ये जगह खाली हो जाएगी. तो अब ये बीच में 2 का गैप बन गया, यहाँ पर फर्दर इंसर्शन हो सकती है. याद आया? याद आया कैसे होता है क्यू में? रेयर प्लस प्लस इज इक्वल टू वैल्यू नहीं, रेयर प्लस प्लस पहले करोगे और फिर क्यू के रेयर पे वैल्यू पुट करोगे इन केस ऑफ इंसर्शन. और डिलीशन के केस में हम फ्रंट प्लस प्लस करते हैं. अगर आप इन दोनों को एक ही स्टेटमेंट बना के लिखना चाहते हो सो मेक श्योर कि आप प्लस प्लस रेयर लिखो, कि पहले रेयर इंक्रीज हो फिर वैल्यू इंसर्ट हो, नहीं तो उल्टा काम हो जाएगा. इज दैट क्लियर?
ठीक है. अच्छा, what do you understand by postfix notation or reverse Polish notation? What do you understand by postfix notation or reverse Polish notation? हाँ, बस दो पॉइंटर है, एक फ्रंट का अलग से मैनेज करता है और रेयर का अलग से. ऑपरेटर इज प्लेस्ड आफ्टर द ऑपरेंड्स. तो इसकी भी प्रैक्टिस आप कर लेना, क्योंकि है तो वाइवा, बट उसमें ऐसे उनके पास पेपर पड़ा होता है तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ इसका पोस्ट फिक्स क्या होगा. ठीक है. सो इट विल बी एबीसी मल्टीप्लाई प्लस. सो दे कैन आस्क यू छोटी सी कोई एक्सप्रेशन देके कि इसका पोस्ट फिक्स बताइए क्या होता है. एंड किसकी एप्लीकेशन है ये? Conversion from infix to postfix is an application of which data structure? Stack. Okay, now if we move on to linked list, single linked list और double linked list में क्या difference होता है? What is the difference between single linked list and double linked list? Single has one pointer to the next element. Double linked list stores the address of the previous node as well. Very good. So single linked list क्या करती है? Data को store करती है और अपने से अगले node के address को store करती है. So it stores the data as well as the address of the next node in the linked list, है ना? तो आपके पास कुछ इस तरह से होता है, where it stores the address. So each node has a data and the address part. So it stores the address of the next node. और एक pointer हम रखते हैं जो कि फर्स्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करता है. डब्ल्यू में दो हो जाते हैं, पीछे वाले को और अगले वाले के लिए. ठीक है. चलो, ये तो एक चीज ठीक है. जब हम एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं तो हमें कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं. स्ट्रक्ट नोड, इसके अंदर मैंने ले लिया इंट डेटा और फिर ले लिया स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट. नाउ दिस नेक्स्ट इज कॉल्ड सेल्फ रेफरेंशियल मेंबर. कहते हैं ना इसको. व्हाट डू वी कॉल इट? सेल्फ रेफरेंशियल मेंबर. क्या मतलब होता है सेल्फ रेफरेंशियल मेंबर का? सो आपको वाइवा में पूछ सकते हैं व्हाट इज अ सेल्फ रेफरेंशियल मेंबर. सो सेल्फ रेफरेंशियल मेंबर इज व्हिच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द सेम डेटा टाइप जिसका वो खुद है. यस, बिकॉज पॉइंटेड टू द सेम इंस्टेंस ऑफ द सेम स्ट्रक्चर. सो वो खुद ही स्ट्रक्ट नोड टाइप का है और वो एड्रेस भी स्ट्रक्ट नोड को ही स्टोर कर रहा है. सो दैट इज सेल्फ रेफरेंशियल मेंबर. एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस टाइप डेफ कीवर्ड? What is the purpose of type def keyword? हाँ, वो तो हमारा हो गया कि हम किस लिए यूज कर रहे हैं, बट असली में जो इसका मतलब है वो क्या है? टू डिफाइन अनदर नेम टू एन एग्जिस्टिंग डेटा टाइप. अगर आप लिख देते हो टाइप डेफ इंट नंबर, तो इसका मतलब क्या है कि आपने इंटीजर को एक और नाम दे दिया नंबर. तो अगर मैं अब नंबर n1 n2 लिखूंगी तो इसका मतलब क्या होगा? n1 एंड n2 आर इंटीजर वेरिएबल्स. सो वैसे ही हम स्ट्रक्चर को नाम दे देते हैं. अदरवाइज हमें पूरा स्ट्रक्ट नोड लिखना पड़ता. अब हमने उसी को नाम दे दिया और फिर हम उस लिस्ट नाम से उसको आगे एक्सेस कर लेते हैं. ठीक है. ओके, सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होती है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सर्कुलर लिंक लिस्ट?
Yes, where the address part of the last node points to the first node. So आपके पास जो भी लिंक लिस्ट है उसका जो लास्ट नोड है वो फर्दर वापस फर्स्ट वाले के एड्रेस को स्टोर कर रहा है. दैट इज कॉल्ड सर्कुलर लिंक लिस्ट. ठीक है. अब देखो वाइवा में एज आई टोल्ड यू देयर इज अ शीट विद द एग्जामिनर. वो आपसे ऐसे पूछ भी सकते हैं कुछ भी कि ये लिंक लिस्ट है, अब मुझे इस नोड को डिलीट करना है तो बताओ क्या 2-3 स्टेटमेंट्स होंगी. कुछ भी ऐसे पूछ सकते हैं. ठीक है. सो आज आप क्या करोगे, अभी आप अपनी सारी सॉर्टिंग्स रिवाइज करोगे. मैं आपसे कल सॉर्टिंग टेक्निक भी पूछ सकती हूँ और उनकी कॉम्प्लेक्सिटी भी पूछ सकती हूँ. कल हम ट्रीज और ग्राफ्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है. हमने अभी एरे, स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट के देखे. पता होना चाहिए विशेष फिर भी आपको. ठीक है. और मैं आपसे लिंक लिस्ट वाले ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकती हूँ डायग्राम दिखा के कि बताओ क्या स्टेटमेंट होगी ताकि इसमें इसका एड्रेस आ जाए काइंड ऑफ. सो वो आप प्रिपेयर करके आओगे अच्छे से. ठीक है. सो दैट इज इट फॉर टुडे. रिवाइज थॉरोली. कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो. ठीक है. बाकी इसको अच्छे से रिवाइज करना. एंड टुमारो वी विल बी डूइंग दी ठीक है. सो टुमारो वी विल डू द फर्दर वाइवा क्वेश्चंस. ठीक है. ये अभी आपका फर्स्ट पार्ट है. सेकंड पार्ट में विल डू फर्दर एंड अ बिट